हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12। और अध्याय नंबर 12 का नेम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ये अगर विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक यात्रा वृत्तांत है और इसी तरीके के प्रश्न आपको याद रखने हैं। हिंदी की विधा का नाम आपसे पूछा जाता है तो एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है और चैप्टर का नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है कि जब लेखक अपनी यात्रा पे जाता है और जो कुछ भी देखता है तो उसको शब्दबद्ध कर देता है, तो वो रचना जो है आपकी यात्रा वृत्तांत कहलाती है। तो इसमें कहाँ पर जाते हैं वो सारा हम पढ़ लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने, थोड़ा सा अध्याय बड़ा है तो पेशेंस के साथ पढ़ना है, 4-5 पेज का है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, बम्बई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ जाते हैं? मॉरिशस जाते हैं। इधर से जाते समय नैरोबी केन्या का नाम है कि दुनिया से मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः मन में ये लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। जहाज़ दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था, अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उसी दिन नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। अभी नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को ही काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। एक जगह सड़क पर 2 मोटरें खड़ी थी और उन पर तरह तरह के बंदर और लंगूर चढ़े हुए थे। पर्यटक लोग इन बंदरों को कभी कभी फल या बिस्कुट खाने को देते हैं, अतः मोटर के रुकते ही बंदर उसे घेर लेते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद, यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। सिंह तो समझते हो, शेर। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह है कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों और शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने कभी भी दृष्टिपात नहीं किया। इसका मतलब ये, कहने का मतलब ये लेखक का, कि जैसे ही सिंह देखता है किसी को या सिंह को कोई देखता है तो उन्हें ये डर रहता है कि सिंह दौड़ेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो, मतलब तुच्छ अति तुच्छ हो, उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, मतलब उबासी सी ली। दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खारपात से भी बदतर समझे गए। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि शेर हमें देखकर उठा नहीं है। इतने में कोई मील भर दूरी पर हिरणों का झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छुपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया मतलब भाप लिया, कि समझ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। अतः वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ ठिठके खड़े रहे। बाकी हिरण ठिठके हुए इसलिए खड़े थे कि सिंह उन्हें देख रहे थे और सहज प्रवृत्ति हिरणों को ये समझा रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है। वो हिरण जो थे एक ही जगह पर खड़े थे। शिकार सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं, और शिकार वे झुंड का नहीं करते बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। अब ये बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद नहीं समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब झुंड में होते हैं कोई भी पशु तो उन पर सिंह जो है वो नहीं करते, क्योंकि एकता में बल है।
कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा रक्तचाप बढ़ रहा है, अतः मैंने तय कर दिया कि अब घर लौटना चाहिए। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के जहाज़ में उड़े। जहाज़ नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में बहुत लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर ये भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। बेटा इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा समझाने का, मैं पढ़ रही हूँ, बस आपको कंटेंट मिल जाएगा। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 डिग्री दक्षिण और देशांतर रेखा के बिल्कुल पास, किंतु उसमें पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस की लंबाई उसके पश्चिम में बसा हुआ है। मॉरिशस की जो लंबाई है वो 29 मील और चौड़ाई कोई 30 मील है। वैसे पूरी मॉरिशस द्वीप का रकबा 720 वर्ग मील आंका जाता है। ये द्वीप हिंद महासागर का मोती है। हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय खानदान के हैं तथा वहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई हैं। अच्छा, बिल्कुल ही भारत से मिलता जुलता है फिर तो। ये देखो मैप में भी दिखा रखा है। जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है, देखो कितनी अच्छी बातें बताई है, हमें भी मॉरिशस के बारे में पता चल रहा है, जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से है, और क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा कौन सी जो जनभाषा वो बोली जाती है, तो भोजपुरी बोली जाती है। सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद खुल गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। मतलब पूरी की पूरी तरीके से जो भोजपुरी हमारे यहाँ बिहार में बोली जाती है उसकी तरह नहीं, वहाँ के फ्रेंच के शब्द उसमें ज़्यादा शामिल हो गए हैं। मॉरिशस में ऊख की खेती, ईख की होनी थी शायद, ये खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली भारतीयों के कारण मिली है। मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है, किंतु भारतीय वंश के लोग यदि इस टापू में नहीं गए होते तो ईख की खेती असंभव हो जाती और चीनी के कारखाने बढ़ते ही नहीं। देखो ऊख लेखक लिख सकता है, तो ये आप याद रखें, लेखक अपनी भाषा में कोई भी शब्द लिख देता है, ये NCERT है, गलत नहीं हो सकती। भारत में बैठे बैठे हम ये नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, मतलब कितने लंबे समय से चल रही है। किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया। जो बहलाने वाली बातें थी वो इन्हें प्रलोभन कहते हैं। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ये ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। और मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है, यानी कि शिव जी का मंदिर भी है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थानों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाना आरंभ कर दें जितने स्वच्छ वे मॉरिशस में दिखाई देते हैं।
भारत के पर्व त्योहार मॉरिशस में भी प्रचलित हैं, किंतु वर्ष का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक पर्व शिवरात्रि है। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है, किंतु वहाँ पिकनिक पर जाने वाले लोग अपने साथ मांस मछली नहीं ले जाते, न अपवित्रता का वहाँ कोई व्यापार करते हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए व जुलूस बांधकर परी तालाब पर जाते हैं और परी तालाब का जल भरकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट आते हैं, जैसे अपने यहाँ हरिद्वार जाते हैं, तथा शिवजी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे कृत्य वे बड़ी ही भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं, मतलब सफ़ेद। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर लगने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने को अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में वहाँ जाते हैं। तो ये यात्रा वृत्तांत है और किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो दोस्तों, ये अध्याय नंबर हमारा 12 कंप्लीट हो चुका है, केवल एक ही और बचा है, फिर 6th क्लास NCERT कंप्लीट हो जाएगी। अब हम रामधारी सिंह दिनकर का जो परिचय है वो पढ़ लेते हैं। आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है, क्या विशेषता है? भारत और भारत की संस्कृति, मतलब इन्होंने ज़्यादातर भारत और भारत की संस्कृति का ही जिक्र किया है अपनी रचनाओं में। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरवगान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मिर्च का मज़ा, पड़क्कू की सूझ और सूरज का ब्याह। ये कोई रचना आपसे हो सकता है, पूछ भी ले। अब हम इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने स्टार बनाना है। एक प्रश्न दिया गया है, फिर उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपको चूज करना है। हिरण समूह में क्यों खड़े थे? बताओ। अब बताया था, भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। वे भाग चुके हिरणों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। जी नहीं, वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे। सिंह उनसे उदासीन थे, अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था, इसलिए वो सारे इकट्ठे खड़े थे। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्षीय है, कैसे है? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है, ये बात सही है, वहाँ की जाती है। अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं। भारत की बहुत सी विशेषताएं वहाँ दिखाई देती हैं। तो इसका जो मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष जैसा है, क्योंकि भारत की बहुत सी विशेषताएं उसमें भी दिखाई देती हैं, जैसे कि त्योहारों पर आपने देखा शिवालय का जिक्र इसने किया, गन्ने की खेती का किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बस एक लास्ट अध्याय और बचा है, उसे भी हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज की बस आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि उसके बाद 7th क्लास NCERT स्टार्ट करनी है क्या। एक अध्याय और है, और इस बीच अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी आप कमेंट कर दें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।